हेलो स्मार्टियंस बच्चों, आज हम फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस की फिजिक्स की प्रॉब्लम्स किस चैप्टर की, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में। इसमें हमने टॉपिक क्या लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। क्वेश्चंस कौन से डिस्कस करेंगे, वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शंस और मैच द फॉलोइंग एंड कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। ओके, तो चलिए बिना टाइम डिले करते हुए हम आज का ये डिस्कशन चालू करते हैं। और इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन से, MCQ, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर, राइट। ओके बच्चों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू -400√3 कैप न्यूटन पर कूलॉम्ब इज अप्लाइड इन अ रीजन। A charged particle of mass m carrying positive charge q is projected in this region with an initial speed of this. Right? बोल रहा है this particle is aimed to hit the target t which is 5 meter away from the entry point into the field as shown schematically in the figure. Take q upon m is equal to this. Right? तो बच्चों ये क्वेश्चन में हमारे पास सबसे पहले बोला गया है कि ये एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया जिसे क्या करना है, इस टारगेट को हिट करना है। क्या करना है, इस टारगेट को हिट करना है। ओके, और हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में हम एक्स एक्सिस ले लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, क्लियर है बात सभी को। तो हमें निकालना है, अब ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये सिमिलर है जो हमारे पास क्लास 11th में हम पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, उसमें क्या होता है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होता है, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो हम सारे वही फॉर्मूले अपने टाइम पीरियड, जो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला है, मैक्सिमम रेंज एंड रेंज वाला है, सारे हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं, जी की जगह पे जी इफेक्टिव लेके। ओके, देखते हैं कि जी इफेक्टिव हम कैसे निकालेंगे। तो जी इफेक्टिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये आ गया एम जी इफेक्टिव, जो फोर्स डाउनवर्ड है वहाँ पे एम जी था, यहाँ पे हमारे पास कितना है, क्यू ई है, राइट। तो ये हमारे पास जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा, जी इफेक्टिव की वैल्यू हमारे पास आ जाती है क्यू ई अपॉन एम आ जाती है। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ गई, क्यू ई अपॉन एम आ गई। अब जरा देखते हैं हमारे फॉर्मूले कैसे मॉडिफाई होंगे। ओके, तो रखते हैं फॉर्मूले के अंदर। तो जी इफेक्टिव सबसे पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं जरा। जी इफेक्टिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू ई। अब क्यू बाई एम की वैल्यू हमारे पास गिवन है और ई की वैल्यू भी गिवन है, राइट। तो हम Q बाई एम की वैल्यू ले लेते हैं, 10⁻10 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 400√3 है। 10⁻10 इंटू 400√3, तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, 4√3 इंटू 10⁻12। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का जी इफेक्टिव आ गया। ओके, अब इसने क्या बोला है, द पार्टिकल विल हिट टी इफ प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो पहला ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 45 डिग्री पे अगर हम इसे फेंकेंगे तो ये इस टारगेट को हिट करता है, ठीक है। तो ये बच्चों मैक्सिमम हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में कि 45 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम रेंज आती है। ओके, तो जरा देख लेते हैं अपने इस फॉर्मूले को लगा के कि मैक्सिमम रेंज हमारे पास कितनी है इस केस में, ठीक है। तो आर मैक्स हम यहाँ पे निकालेंगे। तो आर मैक्स का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, ये होता था यू स्क्वायर अपॉन जी। क्या होता था, यू स्क्वायर अपॉन जी होता था। क्लियर। अब यू की वैल्यू हम रख लेते हैं जरा, और जी इफेक्टिव, जी की जगह पे क्या लिखना है हमें, यहाँ पे जी इफेक्टिव जो अभी हमने ये निकाला है। ओके, और यहाँ पे यू की वैल्यू क्या है, 2√10 इंटू 10⁻6। तो 2√10 अगर हम 10⁻6 का स्क्वायर करेंगे, 2√10 इंटू 10⁻6, ये आ जाता है 2√10 इंटू 10⁻6। इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, और ये हमारे पास आ जाता है 4√3 इंटू 10⁻12। ओके,
2√10 इंटू 10⁻6 अपॉन ये क्या आ गया 4√3 इंटू 10⁻12। क्लियर। चलिए तो यहां से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा इसे सॉल्व करने पे? इसे सॉल्व करने पे बच्चों हमारे पास आ जाता है आर मैक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 10 40 इंटू 10⁻12 अपॉन ये कितना आ गया 4√3 इंटू 10⁻12। ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास 10 आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 10/√3। अब 10/√3 बच्चों ये हमारे पास मैक्सिमम रेंज है। ओके, तो जो कि 5 मीटर के इक्वल तो नहीं आती है, क्या आ जाती है 5 से ज़्यादा आ रही है ये वैल्यू। ठीक, और हमें कहाँ पे पहुँचाना था? हमें पहुँचाना था 5 मीटर पे। तो इसका मतलब ये मैक्सिमम रेंज मतलब 45 डिग्री पे फेंक के तो हम टारगेट टी को हिट नहीं कर सकते। तो ए वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। ठीक, अब ये बोल रहा है कि 30 या 60 डिग्री पे अगर फेंकेंगे तो वो हिट कर जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमें पता है 30 और 60 डिग्री में इक्वल रेंजेस होती हैं। ठीक है ना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, दो एंगल हमारे पास ऐसे होते हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, जिसपे रेंज क्या होती है, इक्वल होती है। अब हम 30 डिग्री पे रेंज निकाल के देखते हैं। तो 30 डिग्री पे रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? अब बच्चों आर मैक्स ये है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है यू स्क्वायर अपॉन जी इंटू साइन 2 थीटा। ये यू स्क्वायर अपॉन जी आर मैक्स है। आर मैक्स की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, डायरेक्टली रख लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है 10/√3 और ये कितना आ गया साइन 30 इंटू 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 10/√3 इंटू √3/2। क्लियर। तो ये यहाँ से हमारे पास √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हमारे पास 5 आ गया। तो ये आंसर 5 मीटर। तो यस 30 या 60 डिग्री पे क्या हो रहा है, ये हिट करेगा टारगेट को। ओके, 30 या 60 डिग्री पे हिट करेगा टारगेट को। तो इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक, अब अगर इसने बात बोली है यहाँ पे कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज 5/√3। ठीक है, तो ये तो बेटा तभी हो सकता था जब हमारे पास ये एक ऑप्शन आता ये 45 डिग्री वाला। ठीक है, मतलब अगर 45 डिग्री पे ये हिट करता तो हमारे पास क्या होता, तब ये टाइम टेकन एक आता। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास दो एंगल्स पे क्या कर रहा है, वो टारगेट टी को हिट कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएंगे, दो टाइम आएंगे। तो एक तो ये तो गलत हो गया। अब हमें सी देखना है कि क्या ये दोनों हमारे टाइम कैलकुलेट होके आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वाला हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये होता है। ओके, तो यहां पे हमारे पास जी इफेक्टिव आ जाएगा फिर से। और सबसे पहले हम T1 निकालते हैं। T1 निकालते हैं हम यहां पे, राइट। T1 कितने पे, 30 डिग्री पे। ओके, तो 30 डिग्री पे 2 इंटू यू की वैल्यू 2√10 अपॉन इंटू 10⁻6 2√10 इंटू 10⁻6 इंटू साइन 30 अपॉन जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 4√3 इंटू 10⁻12 है, राइट। तो ये और ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया रूट के अंदर 10/3 इंटू 10⁻⁻6। ओके, और ये हमारे पास आ गया 1/2। क्या आ जाता है, ये 1/2 आ जाता है। ठीक, तो अभी हम इसको जब अंदर लेके जाएंगे रूट के, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा रूट के अंदर 10/3 इंटू 4। तो ये आ गया 5 और ये आ गया 2 इंटू 10⁻⁻6।
ये कितना आ गया सेकेंड्स, तो ये हमारे पास हो जाता है 5/6, ये क्या आ गया माइक्रो सेकेंड आ गया, √5/6 माइक्रो सेकेंड आ गया। ओके, तो एक तो ये हो गया क्लियर। फिर दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, तो √5/6 माइक्रो सेकेंड तो एक है आंसर में। अब दूसरा देखते हैं भाई कि क्या आएगा, दूसरे में हमारे पास क्या आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। ठीक, तो √3 मतलब sin 60 हमारे पास आ जाएगा, तो केवल √3 इसमें और हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, रूट के अंदर 5/2 बचेगा। तो ये हमारे पास दोनों बच्चों आंसर क्या है, ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो इसका मतलब सी वाला हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें बच्चों क्या थे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन, बी और सी थे। ओके, क्लियर सभी को। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद मोमेंट P0 अपॉन √2 ब्रैकेट में I कैप प्लस J कैप इज हेड फिक्स्ड, बोला हेड फिक्स्ड एट ऑरिजिन। तो यहाँ पे बच्चों क्या किया गया है, ये हमारे पास एक इस तरीके से यहाँ पर एक डाइपोल लगाया गया है, ये इस तरीके से एक डाइपोल P रखा गया है, राइट। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, P0 है। ओके, तो बोला यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड E0, यहां पे E0 एग्जिस्ट करता है। बोला इफ द पोटेंशियल इज कांस्टेंट ऑन सर्कल ऑफ रेडियस r centered at origin as shown in the figure, then the correct statement is or r। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया है, 2019 एडवांस में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे इसे हम सॉल्व करेंगे। तो पहले बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल विल बी सेम। ओके, तो बच्चों सेम तो नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई, चलो ये भी देखते हैं क्यों। क्योंकि यहां पे पूरी जगह पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब डाइपोल की वजह से बच्चों क्या होता है, ये हमारे पास कंडीशन पे अलग आता है और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अलग आता है, राइट। जैसे शॉर्ट डाइपोल के लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2kp/r³ का फॉर्मूला आता है। ठीक, और जो हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वहाँ पे क्या होता है, kp/r³ का फॉर्मूला आता है। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो बात करी जा रही है कि सर्कमफेरेंस पे मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम, तो ये तो गलत है। ठीक है ना, डाइपोल के फॉर्मूले से ही हमारा ये करेक्ट नहीं बैठ रहा है ऑप्शन, तो ये तो गलत ही हो गया सबसे पहली बात। फिर क्या बोल रहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज EB इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है यहां पे बच्चों की टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, राइट। अब बच्चों ये एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या चीज, सबसे पहली बात कि सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या है सर्कमफेरेंस के, वो सारे के सारे इक्विपोटेंशियल हैं। ठीक है, और इक्विपोटेंशियल पे सरफेस, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहता है, उसके नॉर्मल होता है। क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ये हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो ऐसे इसके नॉर्मल होगा। ओके, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये के अलोंग इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं हो सकता है। ठीक, तो ये क्या है, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन केवल और केवल इसके परपेंडिकुलर हो सकती है, टेंजेंशियल नहीं हो सकती है। ठीक है, क्या नहीं हो सकती है, टेंजेंशियल नहीं हो सकती। इसका मतलब इस डायरेक्शन में जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। ठीक है,
टेंजेंशियल डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ओके, समझ में आई बात। तो ये तो बात इसने सही बोली यहां पे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज 0, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 होगा, तो ये तो करेक्ट है हमारे पास। क्लियर। अब बोल रहा है यहां पे, अच्छा एक चीज और, यहां पे अब जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो क्या हो सकता है भाई, यहां पे हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल डायरेक्शन में 0 करनी है। ओके, और अभी हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई ए की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू, ई नॉट की वैल्यू क्या होगी। ओके, क्योंकि ई नॉट की वैल्यू ही निकाल के हम यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ई नॉट किसके इक्वल होगा। अब जरा हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो ई नॉट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सबसे पहले हमें बच्चों ये निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके लिए अब बच्चों अगर मैं ये 2 पॉइंट लेता हूं डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, जरा ध्यान से सुनना आप लोग, 2 पॉइंट्स लूं अगर ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स, तो यहां पर भी हमारे पास क्या है, यहां पर भी हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल डायरेक्शन में आ गया, एक तो ये 2 पॉइंट हो गए कि भाई हमारे पास क्या है, ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो इक्विपोटेंशियल है, टेंजेंट की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता। अब देखते हैं क्या नॉर्मल की डायरेक्शन में हो सकता है, मतलब कि क्या इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक बात, डाइपोल की वजह से तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। इक्वेटोरियल पोजीशन में हमेशा डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना। जैसे हमने ये डाइपोल ले लिया, ये हमने डाइपोल ले लिया, ये हमने डाइपोल ले लिया, राइट। तो इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हमेशा अपोजिट होती है। ये पी की डायरेक्शन है तो ये ई की डायरेक्शन होगी, अपोजिट डायरेक्शन में ही हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये बच्चों आप लोग को पता होगा। तो इसका मतलब इन दोनों जगहों पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ड्यू टू पी डाइपोल, उसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होने वाली है, ये अपोजिट होने वाली है, राइट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल की वजह से तो नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कि ई नॉट की डायरेक्शन क्या आएगी इसके बेसिस पे। तो बच्चों ई नॉट, ये अगर 2 पॉइंट हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल हैं, तो इसका मतलब ई नॉट की डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, ई नॉट की डायरेक्शन भी हमारे सी इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे ही होनी चाहिए। मतलब इस डायरेक्शन में कोई नहीं हो सकता। अगर इस डायरेक्शन में ई नॉट की वैल्यू का कोई भी कंपोनेंट आता तो ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे नहीं हो सकते थे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पे पोटेंशियल क्या होता है, घटता है। ठीक है, इसलिए इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं हो सकता। ओके, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? इस डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ई नॉट का कोई भी कंपोनेंट अगर आ गया तो क्या हो जाएगा, फिर ये दोनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल नहीं रहेंगे। सेम पोटेंशियल पे होने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को भी टेंजेंशियली ही होना पड़ेगा, राइट। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, ये आ गई ई नॉट, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हमारे पास डाइपोल है। अब ई नॉट इज इक्वल टू ई पी है, ये हम रख लेते हैं यहाँ पे। तो जब हम इसको रखेंगे इस जगह पे तो बच्चों क्या आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू ई पी की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब।
ठीक है, और हमें r की वैल्यू निकालनी थी, तो बच्चों r क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, r क्यूब की वैल्यू आ गई 1p/4πε0 इंटू ई नॉट। अब यहां से जब हम ये ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, r इज इक्वल टू आ जाएगा, क्यूब रूट ले लो, p/4πε0 ई नॉट की पावर 1/3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास r वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ जाता है। रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, इतनी होगी। अब बोला टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज EA इज इक्वल टू दिस। अब बच्चों इसमें देख लो ये क्या बोल रहा है हमारे पास। अब एक चीज़ आपको पता है कि भाई हमारे पास जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डायपोल की वजह इसी डायरेक्शन में आएगा और ई नॉट की डायरेक्शन तो यही है, तो ये ई नॉट आ जाएगा और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आ जाएगा, दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। ठीक है, अब जरा इसकी हम वैल्यू निकाल के देखते हैं कि इसकी वैल्यू आएगी कितनी, राइट। तो यहां पे हमारे पास ई नॉट है और ईपी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी, ईपी की वैल्यू आ जाएगी 2E0 आ जाएगी। क्लियर, कितनी आ जाती है, 2E0 आ जाती है। तो टोटल हमारे पास इसका जो मैग्नीट्यूड आया, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 3E0 आ जाएगा, राइट। कितना आ जाएगा, 3E0 आ जाएगा। अब 3E0 अगर आ गया, यहां से आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो ये मैग्नीट्यूड कुछ और ही आ रहा है, 2E0 आ रहा है, ओके, जो कि गलत है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता, राइट। बच्चों कहीं कोई अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा अगले क्लास में। अब आ जाते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन पे हम, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर ए यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडियस r1। ये हमारे पास स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, रेडियस कितनी है, r1 है यहाँ पे, राइट, ये r1 है। और दूसरा हमारे पास सेंटर्ड एट ओरिजिन O इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल कैविटी ऑफ r2 सेंटर्ड एट P विद डिस्टेंस OP इज इक्वल टू A इज इक्वल टू r1 माइनस r2, राइट। तो r1 माइनस r2 ये हमारे पास A ये डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ओके, इज मेड इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी एट पोजीशन R इज EF। बोला यहाँ पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे पास कितना है, कोई भी ये हम पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट पे कैविटी, इस पॉइंट पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बता रहे हैं, यहाँ पे बोल रहा है ER है, राइट। देन करेक्ट स्टेटमेंट इज और R। तो बच्चों इसको हमने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी, पिछली वाले स्लाइड में भी हमने डिस्कस किया है, राइट। उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाता है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो क्या होता है, चलिए मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ। सपोज करते हैं इसके रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, इसका पोजीशन वेक्टर हमारे पास है r1, ठीक है, क्या है, r1 है। और इस वाले के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, r2 है, राइट। और इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास कितना आ गया, a वेक्टर आ गया। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं a वेक्टर, ये a वेक्टर आ गया, ओके। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास एक कंडीशन निकल के आती है, क्या, कि वेक्टर a प्लस वेक्टर r2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, इज इक्वल टू हमारे पास आ जाता है वेक्टर r1, ठीक। वेक्टर a प्लस वेक्टर r2 इज इक्वल टू वेक्टर r1। तो वेक्टर a की वैल्यू जो हमारे पास आ गई वो कितनी आ गई, r1 माइनस
R2 आ जाती है। ओके, तो ये हमारे पास वेक्टर A इज इक्वल टू ये आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ पे एक R2 रेडियस की हमारे पास कैविटी है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं इस कैविटी के ऊपर इक्वल पॉजिटिव और इक्वल नेगेटिव चार्ज रखा गया है। ठीक है, विद सेम हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी है। ओके, क्या है, सेम चार्ज डेंसिटी से यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी दो हमने सपोज कर लो ले ली यहाँ पे। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब जब इक्वल चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो इस पॉइंट जहाँ पे ER है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ER आएगा वो क्या आ जाएगा, दो हमारे पास जो स्फीयर हैं, एक बड़ा रेडियस, एक बड़ी रेडियस R1 का और एक छोटी रेडियस R2 का। ठीक है, ये जो दो हमारे पास स्फीयर हैं, बड़ा वाला जो हमारे पास स्फीयर है उस पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आ गया और जो छोटा वाला रेडियस है उस पर हमने टोटल नेगेटिव चार्ज ले लिया। ठीक है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये वाला हमारे पास नेगेटिव चार्ज के साथ आ गया। ठीक, तो इन दोनों का वेक्टर सम हमें लेना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों हमें पता है कि अगर चार्ज डेंसिटी रो है तो इनसाइड द स्फीयर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला बच्चों होता है, यही फॉर्मूला हमें लगाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं बड़े वाले स्फीयर की वजह से, तो बड़े वाले स्फीयर की वजह से हमारे पास R1 डिस्टेंस, R1 वेक्टर दे रखा है, राइट, और छोटे वाले के लिए R2 वेक्टर दे रखा है। यहाँ पे ये R2 वेक्टर दे रखा है। ओके, तो ये R1 आ जाएगा और छोटे वाले के लिए R2 आ जाएगा। तो देखते हैं, लिख लेते हैं। तो E1 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया क्या, रो R1 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। E2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो R2 वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी E1 प्लस E2, राइट। अब E1 की वैल्यू क्या है, रो R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट और प्लस माइनस रो R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट कॉमन R1 माइनस R2 आ गया। R1 माइनस R2 बच्चों क्या था, पिछली वाली स्लाइड से आ जाएं तो ये हमारे पास A वेक्टर था, राइट, तो इसमें हम रख लेते हैं। तो रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट A वेक्टर, तो ये हमारे पास बच्चों R की वैल्यू ये आ जाती है, राइट। अब जरा हम देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे सही हैं। तो बोल रहा है E इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड। अब बच्चों ये E यूनिफॉर्म तो है क्योंकि A भी कांस्टेंट है, रो भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट, तो यूनिफॉर्म तो है। ठीक है, तो E इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ R2 बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन R। नहीं, R पे तो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, R पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर। A पे डिपेंड करता है, A की डायरेक्शन क्या है, तो इसका मतलब ये वाला गलत हो गया। फिर बोल रहा है E इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन R2। ठीक है, बोला E यूनिफॉर्म है लेकिन मैग्नीट्यूड R2 पे डिपेंड करता है, ये भी गलत है, केवल A पे डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं सही है। बोला E इज यूनिफॉर्म, इट्स मैग्नीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ A बट इट्स डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A। नहीं, मैग्नीट्यूड तो इंडिपेंडेंट नहीं है, A पे डिपेंड करता है, राइट, तो ये भी गलत है। अब बोला इट्स E इज यूनिफॉर्म एंड बोथ इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन A।
ये सही है बच्चों हमारे पास, तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे सही आता है। ओके, क्लियर हो गया सभी को? चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? बोल रहा है लेट E1, E2, E3 बी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड्स एट ए डिस्टेंस R from a point charge Q, an infinitely long wire with constant linear density lambda and infinite plane with uniform surface charge density sigma. If E1 is R naught is equal to E2 R naught is equal to E3 R naught at a given distance R naught, then अब बच्चों ये हमारे पास E1 सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। तो E1 की वैल्यू क्या आएगी? E1 किसकी वजह से है? E1 है एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट चार्ज। तो बच्चों पॉइंट चार्ज की वजह से हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? KQ हम यहाँ पे लिख लेते हैं जरा K की वैल्यू डाल के। तो यह आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ जाएगा R स्क्वायर। ठीक है, ये E1 की वैल्यू आ गई। फिर हम आ जाते हैं E2, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से बोल रहा है, राइट, विथ कांस्टेंट लीनियर डेंसिटी लैम्डा। तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। और जो E3 आ जाएगा, E3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? E3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। क्या है? इन्फिनिट प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसमें क्या होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बोल रहा है यहाँ पे कि E1 R नॉट, तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं E1 में R नॉट रख लेते हैं। तो इसका मतलब जो कंडीशन दी गई Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया? ये आ गया। हमें निकालना है क्या? Q और R नॉट। ओके, अब अगर Q की वैल्यू हम देखेंगे तो इसको अगर मैं इसके साथ इक्वेट करूं, इसको अगर इसके साथ इक्वेट करूं, ओके, तो Q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? Q की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा। एप्सिलॉन नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, ओके, और ये हमारे पास आ जाएगा R नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई सिग्मा R नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो चार्ज हमारे पास हो गया Q। तो एक तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई, इसका मतलब Q हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है वो गलत है। फिर आ जाते हैं R नॉट की वैल्यू निकालनी है। अब इस वाले से इसको हम यहाँ पे इक्वेट कर देते हैं। तो R नॉट की जो वैल्यू आ जाएगी, R नॉट की वैल्यू हमारे पास 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास R नॉट की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो R नॉट आ जाएगा लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। ये हमारे पास आ जाएगा R नॉट की वैल्यू लैम्डा अपॉन पाई सिग्मा। यस, ठीक है, तो ये हमारे पास R नॉट की वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास A वाला गलत हो गया, B वाला भी गलत है। अब आ जाते हैं जरा थर्ड वाले पोजीशन पे, थर्ड ऑप्शन पे। तो थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है, सही है गलत है। तो थर्ड वाले के लिए E1 R नॉट कंडीशन चेक करते सबसे पहले E1 R नॉट बाई 2 की वैल्यू हम निकालते हैं। E1 R नॉट बाई 2 की वैल्यू हम निकालते हैं। E1 R नॉट बाई 2। अब बच्चों यहां पे हमारे पास E1 का फॉर्मूला क्या था?
ये था हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर नॉट बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना आ गया, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गई बच्चों, E1 की वैल्यू आ गई। ओके, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम देखते हैं जरा दूसरी कंडीशन क्या बोलती, 2E2 आर नॉट स्क्वायर बाई 2। ओके, 2E2 आर नॉट बाई 2 रख लेते हैं। 2E2 आर नॉट बाई 2, 2E2 आर नॉट बाई 2। तो 2E2 आर नॉट बाई 2 अगर रखेंगे हम तो ये हमारे पास है E2। तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 इंटू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट बाई 2। तो ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया, 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। ओके, चलिए तो ज़रा देखते हैं कि ये क्या इक्वल आ रहा है। अब एक चीज़ हम देखेंगे बच्चों, यहाँ पे Q अपॉन ये हमारे पास क्या है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, ये यहाँ वाले इस वाले अगर रिलेशन से देखेंगे तो इस वाले रिलेशन से हमारे पास ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर, Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इस वाले में Q अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है, ये हमारे पास 2 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट के ही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारे पास सही है। ओके, ये वाली कंडीशन हमारे पास करेक्ट है। तो इसका मतलब E1 आर नॉट बाई 2 इज इक्वल टू 2E2 आर नॉट बाई 2। ओके, ये हमारे पास करेक्ट कंडीशन आ जाती है। ठीक, चलो अब हम आ जाते हैं दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारे पास सही है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अब आ जाते हैं E2 आर नॉट बाई 2, E2 आर नॉट बाई 2 इक्वल टू 4R3। अब E2 आर नॉट बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, इससे भी हमने निकाला है, E2 आर नॉट बाई 2, इसकी वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, ये हमारे पास आ गई। ओके, फिर क्या पूछ रहा है यहाँ पे, ये किसके इक्वल करने की बात कर रहा है, 4E3 आर नॉट बाई 2। इसकी वैल्यू लेते हैं 4E3 आर नॉट बाई 2। तो ये बच्चों देखते हैं क्या आई इसमें। अब बच्चों ये वैल्यू ना डिपेंड ही नहीं करती है किसी पे, क्योंकि यहाँ पे E3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट ही है। तो ये आ गया हमारे पास इज इक्वल टू 4 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसको हमें रीअरेंज करना है। तो लैम्डा अपॉन, अब यहाँ पे क्या था, लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट। तो अगर इन दोनों को हम देखेंगे, इन दोनों को अगर देखा जाए तो लैम्डा अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट ये कितना है, ये है हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, किसके इक्वल है, ये है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये हमारे पास आ गया E2 आर नॉट बाई 2
इज नॉट इक्वल टू 4 टाइम्स E3 R0/2। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, डी वाला गलत हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, ए गलत, बी गलत, केवल सी सही है और डी भी गलत है, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। फोर्थ हो गया हमारा ये क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स ऑफ रेडियाई r and 2r having uniform volume charge densities ρ1 and ρ2 respectively touch each other, the net electric field at a distance 2r from center of the smaller sphere along the line joining the center of the spheres is 0. The ratio r1 ρ1 upon ρ2, इसकी वैल्यू बच्चों हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम ये बना लेते हैं एक सर्कल। तो सर्कल सबसे पहले हम बनाते हैं। एक सर्कल हमारे पास ये आ गया, छोटा सा सर्कल बना लेते हैं, और एक सर्कल हम ये बड़ा सा बना लेते हैं। तो सपोज करते हैं ये हमारे पास आ गया एक, ये एक हमारे पास ये आ गया, ये दोनों एक दूसरे को टच करते हुए रखे गए हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास इसका सेंटर और ये इसका सेंटर, इन दोनों को मिलाने वाली, सेंटर को मिलाने वाली लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात पूछी जा रही है बच्चों यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाता है, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस पे हम एक, और फिर आगे देखते हैं ज़रा। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। और अभी हमें कहाँ कहाँ पे निकालना है। अच्छा एक चीज़ है बच्चों, यहाँ पे 2 पॉइंट हमें मिलेंगे 2r डिस्टेंस पे। बोला कहाँ पे है, 2r डिस्टेंस, 2r डिस्टेंस बोली जा रही है। तो 2r डिस्टेंस 2 जगह से आ जाएगा। ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ गया, ये आ गया एक r, ये r है और ये 2r है। तो इसके मिड पॉइंट पे एक मिलता है इधर की तरफ, ठीक है, ये r आ गया और ये r आ गया। तो एक पॉइंट हमारे पास ये वाला हो गया, एक पॉइंट 2r इधर भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो इधर भी हम जरा एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक ये हमारे पास इससे 2r डिस्टेंस पे, तो सपोज करते हैं हमारे पास ये पॉइंट आ गया P, एक पॉइंट को हम यहाँ पे P एज्यूम कर लेते हैं, ये P आ गया और ये हमें Q ले लिया, ये भी है। तो ये R है और ये R, तो यहाँ से भी 2r हो गई, ये डिस्टेंस भी 2r हो गई ये, और ये डिस्टेंस भी 2r ही आ जाती है, ठीक। तो ये 2 पॉइंट है हमारे पास, क्या, P और Q, इन पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना है। अब बच्चों यहाँ पे जो डेंसिटी दे रखी है वो छोटे वाले की दे रखी है ρ1, इसकी डेंसिटी दे रखी है ρ1 और इसकी डेंसिटी दे रखी है ρ2, बड़े वाले की, ठीक है। चलिए अब बच्चों यहाँ पे डेंसिटी के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के सबसे पहले तो फॉर्मूले पता होने चाहिए, ठीक है। तो डेंसिटी के फॉर्म में अगर हम आ जाते हैं अंदर, तो अंदर फॉर्मूला क्या होता है सॉलिड स्फीयर के, ये हमारे पास आ जाता है रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, राइट, ये हमारे पास होता है। या फिर इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो हो गया जब R की वैल्यू लेस देन क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं जब ग्रेटर देन है, तो हमारे पास कितना हो जाता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले के अंदर हम लिख सकते हैं
रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर है, ये बाहर के लिए आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये बाहर के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया और वो अंदर के लिए हो गया डेंसिटी के फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, अब हम जरा लगा लेते हैं। अब पी पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो पी पॉइंट पे सबसे पहले हम निकालते हैं पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड एट पी, तो पी के लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड, आर रेडियस वाले स्फीयर, तो उसके आउटर पे है। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, आउटर वाला बच्चों हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा रो आर क्यूब, तो रो 1 है यहाँ पे डेंसिटी, रो 1 आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये 2r डिस्टेंस है तो 2r का इधर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहाँ पे क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, अगर हम पॉजिटिव एज्यूम करके चलते हैं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ये आ जाएगा माइनस। ओके, ये क्या आ गया इधर, ये माइनस का साइन आ गया। ठीक, और ये हमारे पास आ गया दूसरे वाले के लिए अंदर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा भी। ठीक है, तो ये आ गया रो आर की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पे इससे डिस्टेंस कितनी है, आर ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे रो आर 2 आ जाएगा। ठीक है, रो 2r। ओके, तो ये इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगली वाली स्लाइड में हम आ जाते हैं तो देखते हैं जरा, ये क्या आ गया, रो 1 आर क्यूब अपॉन रो 1 आर क्यूब अपॉन ये 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर, तो 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर, माइनस के उधर लेके चले जाते हैं दूसरी वाली क्वांटिटी को, तो ये हमारे पास आ जाएगा रो 2r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो 2r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ये r, ये हमारे पास 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर r बचेगा, तो ये रो 1 अपॉन रो 2, और ये r से इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, रो 1 अपॉन रो 2 इज इक्वल टू आ गया क्या, 4। तो ये हमारे पास एक आंसर ये आ जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए तो ये देखते हैं रो 1 अपॉन रो 2 की वैल्यू 4, तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन एक तो हमारे पास करेक्ट आ जाता है। ओके, फिर हम निकालते हैं अभी क्यू पे। अब बच्चों देखो आप, क्यू दोनों के ही बाहर है। ठीक है, अब यहां से अगर डिस्टेंस निकालते हैं तो यहां डिस्टेंस 2r हो गई, लेकिन यहां से अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 2r ये और r ये, तो टोटल यहां से डिस्टेंस आ जाएगी 5r, बड़े वाले स्फीयर के सेंटर से ये 5r आ जाती है। ठीक, तो दोनों ही केसेस में अभी ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास आ गया ये, सबसे पहले हम छोटे वाले स्फीयर से निकालते हैं। ठीक है, और फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, फॉर्मूला हमारे पास है रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, रो आर क्यूब, सॉरी ये कैपिटल R है, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, बाहर वाले के लिए। अब इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम छोटे वाले से लेंगे, तो वहां पे हमारे पास रेडियस कितनी है, r ही है। तो फॉर्मूला क्या, ये हमारे पास आ गया, अगर पॉजिटिव हम लेके चलते हैं दोनों को तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी हम लिख लेते हैं,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इसकी वजह से भी यही आएगी और इसकी वजह से भी यही आएगी, दोनों क्या होंगे इस केस में, ऐड होंगे अभी, राइट। तो आ जाते हैं जरा, ρ1 r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r का स्क्वायर। ये तो वही कंडीशन आ गई पिछली वाली इसमें, इस केस में, प्लस अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में रेडियस 2r है, तो ρ2 इंटू 2r का क्यूब, राइट, अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 3 एप्सिलॉन नॉट, और r की वैल्यू अभी क्या है यहाँ पे 5r है, तो 5r का स्क्वायर। ठीक, अब इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये हमारे पास 0 आ गया। ओके, तो देखते हैं भाई क्या आ गया, इसको जब उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ गया ρ1 r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ρ2 इंटू 8r³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू 25r स्क्वायर। अब बच्चों यहां से r³ ये कैंसिल आउट हो जाएगा, r स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ρ1 अपॉन ρ2 की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -32 अपॉन 25। सो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, अब देखते हैं ये किस वाले में है, -32 अपॉन 25, तो -32 अपॉन 25 बी ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ओके, तो इसमें बाकी हमारे पास ए और सी ये गलत हैं, ये नहीं है हमारे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं आगे, क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन, ये 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, बोला फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, ये बनाई गई हैं एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस आर शोन इन द फिगर, दीज लाइन सजेस्ट दैट। तो बच्चों ये हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए क्या, कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा घनी होती हैं, ज़्यादा डेंसर होती हैं, ज़्यादा पास होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है। जहाँ ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ कम है। ठीक है, तो इसका मतलब E1 पे ये जो यहाँ पे रहेगा, इसका यहाँ पे ज़्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब Q1 चार्ज ज़्यादा है, वहाँ पे कम है तो मतलब Q2 चार्ज कम है। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2, एक तो ये सही है, बी वाला गलत हो जाएगा ऑफ कोर्स। सी हमारे पास बोल रहा है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बच्चे बोल रहा है इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के ऊपर, बोला यहाँ पे कोई पॉइंट अगर हम ले लेते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। बच्चों ये कभी नहीं हो सकता कि इस डायरेक्शन में इन दोनों को मिलाने वाले लाइन के इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज है, ठीक है ना, बड़े चार्ज की तरफ हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा ही होगा, उसका इफेक्ट हमेशा ज़्यादा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो 0 कहाँ हो सकता है? 0 वहाँ पे होगा जहाँ पे पॉइंट इससे दूर हो और इस वाले के पास हो। तो अगर हम इस वाले पे आ जाएंगे, एट फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले से दूर हो जाएगा तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कम हो जाएगा, और इस वाले के पास है तो ये क्या कर सकता है? ये कैंसिल आउट कर सकता है। तो इसमें बच्चों हमारे पास आंसर कौन सा सही आएगा? डी सही आएगा। एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, और ये वाला गलत हो जाता है, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। बच्चों में बार बार बोलना होगा, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग, इस वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। ये कब पूछा गया है? जेईई एडवांस 2018 में पूछा गया है, ओके।
देखते हैं क्या बोल रहा है। बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज मेजर्ड एट पॉइंट 0,0, D। कहाँ पे? 0,0, D पे, 3 डायमेंशन के अंदर इस पे पूछा जा रहा है, राइट। एंड द डिपेंड्स ऑन E on D is found to be different for different charge distributions. List 1 contains different relation between E and D. List 2 describes different electric charge distribution along with their locations. Match the function list 1 with related charge distribution in list 2. तो बच्चों पहला ये क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है E is independent. E क्या है? इंडिपेंडेंट है D से, डिस्टेंस D से। बच्चों E इंडिपेंडेंट कब होता है? जब वो चार्ज शीट के फॉर्म में हो। क्या बोला? इनफाइनाइट प्लेन चार्ज कोइंसाइडेंट विद XY प्लेन विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमारे पास जो P वाला है, P से किससे कनेक्ट होगा? 5 से। तो एक तो हमारे पास ये आ जाएगा, इंडिपेंडेंट है। अब बच्चों D क्यूब वाला अगर देखें तो D क्यूब वाला हमारे पास S हमारे पास है। अब D क्यूब बच्चों किस में आता है? डाइपोल में आता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डाइपोल ही देख लेते हैं। तो डाइपोल आ गया, स्मॉल डाइपोल विद पॉइंट चार्जेस 0,0,1 एंड 0,0,-1, टेक 12 इज लेस देन D। तो ये S हमारे पास 2 में आ जाता है, ठीक। अब ये हमारे पास P का 5 से है, P5S2। पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। अगर सेटिस्फाई करता है तो हम आगे चल सकते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स मैचिंग कॉलम में हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अब P5 तो हमारे पास 2 केसेस में है, P5 और S2। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास P5 और S2, ये देखते हैं कि किस हमारे ऑप्शन में ये आ रहा है। तो P5 के हमारे पास 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ये A और एक B। लेकिन A वाले में S4 के साथ में है और B वाले में S2 के साथ में है, ओके। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट आता है वो कितना आ जाता है? B वाला आ जाता है, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हैं, R का 1 के साथ में है और Q का 3 के साथ में, Q का 3 के साथ में, इन्फिनिटली लॉन्ग कोइंसाइडेंट विद यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज, तो ये तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ये तो Q का 3 के साथ में आ जाता है और R का पॉइंट चार्ज के साथ में आ जाता है, R1 आ जाता है। तो ये करेक्ट मैच हमारे पास ये मिल जाता है। तो इस तरीके से हम जो मैट्रिक्स मैचिंग वाला है या कॉलम मैचिंग वाला हम इस तरीके से करते हैं। 1-2 ऑप्शन अगर हम मैच कर लें, ठीक है, तो उससे हमें ऑप्शन फटाफट पता चल जाता है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। तो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हमारे पास क्या क्वेश्चन है? ये बोल रहा है अभी कि द न्यूक्लियर चार्ज Ze इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R। तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बोला है इसने। न्यूक्लियर चार्ज Ze है हमारे पास, इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन ए न्यूक्लियस ऑफ रेडियस R, ठीक है। ये डायग्राम बनाया गया है। बोला द चार्ज डेंसिटी ρR, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इज डेवलप्ड इज डिपेंडेंट ओनली ऑन द रेडियल डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एज शोन इन द फिगर। बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली अलोंग द रेडियल डायरेक्शन। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू R इज इंडिपेंडेंट ऑफ A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। तो बच्चों हमें पूछा गया है कहाँ पे? बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट R इज इक्वल टू R। सरफेस पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास आता है उसके लिए फॉर्मूला सीधे सीधे हमारे पास क्या बन जाता है? E इज इक्वल टू KQ, और टोटल चार्ज हमारे पास कितना है? Ze है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें बच्चों A का कोई हमारे पास रोल नहीं है, टोटल चार्ज हमें लेना है बस, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ से ये वाला करेक्ट ऑप्शन मिल जाता है, इंडिपेंडेंट ऑफ A है ये, ओके। कोई डाउट इसमें? नहीं डाउट। चलिए फिर आ जाते हैं इसी का नेक्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला? फॉर A इज इक्वल टू 0, A इज इक्वल टू 0 के लिए द वैल्यू ऑफ D, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रो एज शोन इन द फिगर इज। तो D की वैल्यू क्या है? A की वैल्यू 0 अगर हो जाएगी बच्चों यहाँ पे, तो ये कैसे लाइन आ जाएगी? ये लाइन ऐसे आ जाएगी,
ठीक है, ये लाइन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब जरा हमें डेंसिटी को हमें इस लीनियर फंक्शन में लिखना है, तो देखते हैं लीनियर फंक्शन क्या आ जाएगा इस डेंसिटी का, राइट। तो इसके लिए y इक्वल टू mx प्लस सी लगा देते हैं बच्चों यहाँ पे। तो y हमारे पास क्या है, रो है, ये रो आ गया। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप। तो स्लोप हमारे पास कितना बन जाएगा, स्लोप आ जाएगा माइनस में d अपॉन r इंटू स्मॉल r, ये स्लोप आ गया माइनस में d अपॉन r, ओके, ये स्लोप आ गया इंटू r, और प्लस y इंटरसेप्ट हमारे पास कितना है, d है, ठीक है। तो यहां से अगर d हम कॉमन ले लेंगे तो d कॉमन हो गया और ये आ गया 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ओके। अब आप देखोगे स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R रख देंगे तो 0 आ जाएगा और 0 पे हमारे पास d आ जाएगी वैल्यू, ठीक। तो ये हमारे पास फंक्शन आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है टोटल चार्ज, हमें पता है टोटल चार्ज जेडी है, ओके। तो हम पूरे स्फीयर के अंदर टोटल चार्ज निकाल के जेडी के इक्वल रख लेते हैं और फिर हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये हमने स्फीयर बनाया, इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, ये स्फीयर हम बना लेते हैं एक यहाँ पे, ये हमारे पास एक स्फीयर आ गया, राइट। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, एक स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, स्फेरिकल शेल बना लेते हैं, ये आ गया। और एक यहाँ पे और स्फीयर हम बना लेते हैं, ये इस तरीके से। तो ये स्फेरिकल शेल हो गया, राइट, जिसकी थिकनेस हमने कितनी ले ली, रेडियस इसकी हमने ले ली r और थिकनेस इसकी हमने ले ली कितनी, dr, राइट। अब इसमें चार्ज कितना आ जाएगा, dq, dq की वैल्यू कितनी आ गई इसके अंदर चार्ज, तो dq की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, पहले इसका हम वॉल्यूम निकालते हैं, कितना आ गया 4 पाई r स्क्वायर dr, ये इसका वॉल्यूम आ गया इनटू रो। अब हम वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी रो की वैल्यू 4 पाई डी आर स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस स्मॉल r बाई कैपिटल R, राइट, इंटू डी आर, 4 पाई डी ये आ गया। तो डी क्यू की वैल्यू अब हम क्या करेंगे, पूरा हम जब चार्ज निकालेंगे तो इसे इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन डी क्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितना आ जाता है 4 पाई डी इंटीग्रेशन 0 से लेके r, राइट, 4 पाई डी बाहर आ गया और ये हमारे पास हो गया r स्क्वायर माइनस r क्यूब बाई कैपिटल R, और ये यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया dr, ठीक है। इसको जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 4 पाई डी और ब्रैकेट में ये कितना आ जाएगा r क्यूब बाई 3 माइनस ये आ जाएगा r क्यूब बाई 4, राइट। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये किसके इक्वल हो गया इंटीग्रेशन, ये टोटल हमारे पास आ गया ZE के इक्वल, किसके, ZE के इक्वल। और ये कितना आ जाएगा यहाँ से, ये आ गया 4 पाई डी और ये हो गया r क्यूब अपॉन ये आ जाएगा 12, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, d की वैल्यू आ जाती है, ये आ जाएगी 3ZE अपॉन पाई r क्यूब, 3ZE अपॉन पाई r क्यूब, ठीक है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन सही निकल के आ जाता है इसमें। क्लियर हो गई बात सभी को बच्चों। तो इस तरीके से हमें क्या करना था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। ओके, चलिए तो हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इसी में बोला द इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द न्यूक्लियस इज जनरली ऑब्जर्व टू बी लीनियरली डिपेंडेंट ऑन आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमारे पास E इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियरली डिपेंडेंस जो पूछा है, तो रो आर अपॉन क्या होता है 3 एप्सिलॉन नॉट। इसी स्लाइड में, इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है। अब इसके लिए लीनियरली आर पे डिपेंड करने के लिए रो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के लिए ये जो ए है ये आर की तरफ अप्रोच करना चाहिए, मतलब ये ग्राफ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू आर के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू आर के लिए रो हमारे पास कांस्टेंट हो जाएगा, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इनसाइड वो क्या होगा, लीनियरली डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, जो आज हमें डिस्कस करने थे, ये हमने डिस्कस किए। अब इसके आगे जो बचे हुए हैं टॉपिक उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, राइट। चलिए, तो आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं हम।